परिवर्तन। भारत के परिवर्तन और परिवर्तन क्रांति का सत्य। 30वां भाग। भारत की आजादी की क्रांति के सूत्रधार महर्षि दयानंद सरस्वती। खंड पहला। पिछले अध्यायों में आपने देखा कि महर्षि दयानंद ने हर उस स्थिति का बारीकी से अध्ययन किया था जिन कारणों से कभी विश्व गुरु रहा यह देश आज बेबसी, बदहाली और गुलामी के आंसू रो रहा था, और उस परिस्थिति का डटकर मुकाबला किया, उसके विरुद्ध आवाज उठाई, नई दिशा दिखाई, विरोध सहा, पर निरंतर आगे बढ़ते रहे। और उनके बाद उन्हीं के हजारों शिष्यों ने उनकी हर बात को, हर आंदोलन को अपना ध्येय बना लिया, जिसके कारण अन्यान्य क्रांति शुरू हुई। चाहे वह शिक्षा की हो, चाहे छुआछूत के विरोध की, चाहे गौशालाओं की स्थापना हो, चाहे भाषा के स्वदेशीकरण की, चाहे स्वदेशी वस्तुओं के उपयोग के संकल्प की हो, चाहे अंधविश्वासों के विरुद्ध एक सशक्त आंदोलन खड़ा करने की हो। यह सब बातें ऋषि दयानंद की बातों से, भाषणों से, पत्रों से और लेखन से आरंभ हुई थी और अब एक विराट आंदोलन का रूप ले चुकी थी। पर अभी एक सबसे बड़ा और अहम युद्ध बाकी था, जिसके कारण इन कार्यों को भी उतनी गति प्राप्त नहीं हो रही थी, और यह युद्ध था अंग्रेजी सत्ता को उखाड़ फेंकने का। उसमें सबसे बड़ी बाधा क्या थी, अभी वह समझनी होगी। आपने देखा, भारत का पतन मूल रूप से महाभारत के बाद से आरंभ हो गया था और अलग अलग विचारधाराओं का जन्म हुआ। अलग अलग छोटे छोटे कमजोर राज्य बनते गए। आहिस्ता आहिस्ता अन्य देशों के योद्धाओं ने, उन्हें योद्धा कहें या लुटेरे कहें, यहाँ आकर यहाँ की अपार धन संपत्ति को लूटने का क्रम बनाया और यहाँ की कमजोर राजनीतिक सत्ताओं और आपस में विभिन्न कारणों से बटे हुए होने के कारणों को देखते हुए यहाँ के शासक बनकर बैठ गए। हैरानी होती है यह सोचकर कि कैसे केवल कुछ हजार आक्रांताओं की सेना ने करोड़ों भारतीयों पर अपना शासन शुरू कर दिया। इससे ज्यादा दुखद क्या होगा कि सभी आक्रांताओं ने अपनी सेना में हमारे ही देश के सैनिकों को भर्ती किया था। अजानता की स्थिति देखिए, उन सैनिकों को भी यह मालूम न था कि वे अपने ऊपर अधिकार जमाने के लिए ही उन सेनाओं का सहयोग कर रहे हैं। उन्हें तो बस अपनी रोजी रोटी से मतलब था। राष्ट्र यहाँ से पूरी तरह गायब था। पहले मुगल और फिर अंग्रेज भारत में आए। अंग्रेजों की ईस्ट इंडिया कंपनी अपनी योजना में सफल हो गई। उन्होंने मुगल सल्तनत को समाप्त कर अपना अधिकार कर लिया। भारतीय जनता मुगलों के अधिकार से निकलकर अंग्रेजों के अंतर्गत आ गई। मुख्य रूप से कहें तो भारत के लोगों के जीवन पर मामूली अंतर आया। हाँ, भारतीय अंग्रेजी शासन आने पर कुछ पढ़ने लिखने लगे थे, पर बहुत ही सीमित संख्या में। अंग्रेज उन पढ़े लिखे भारतीयों के मन में यह बात बैठाने में कामयाब हो गए कि हमने तुम्हें जाहिलों के चंगुल से निकालकर पढ़ा लिखा कर सभ्य बना दिया है, और यह सब तुम्हें अंग्रेजी सत्ता के बल पर मिला है। और वह वर्ग अंग्रेजों का भक्त हो गया। उसे लगा कि अत्याचारी मुगलों के शासन से तो इन पढ़े लिखे अंग्रेजों का शासन बेहतर है। उनके सामने विचार करने के लिए दो ही विकल्प थे, एक ओर आतताई मुगल बादशाह और दूसरी ओर क्रूर अंग्रेजी सरकार। दोनों में उन्हें कंपनी की सरकार अच्छी लगी। उनके अनुसार इस सरकार ने कुछ स्कूल और स्वतंत्र न्यायालयों की स्थापना की। ऐसे ही सोच के चलते चलते 1857 का समय आ गया, जब कंपनी सरकार ने देशी राजाओं के राज्यों को हड़पना शुरू किया। एक विद्रोह की परिस्थिति बनी। उधर मराठा राज्य, इधर झांसी, ग्वालियर आदि।
परिणाम 1857 का सैनिक विद्रोह, जिसका केंद्र था मेरठ, और सब क्रांतिकारियों ने मिलकर योजना बनाई कि सब छावनियों में एक साथ विद्रोह होगा और दिल्ली के तख्त पर कब्जा करेंगे और मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर को भारत का बादशाह घोषित करेंगे। कुछ समय के लिए ऐसा कर भी दिया गया। अंग्रेजों ने उस विद्रोह को दबाने के लिए दो तरह के अभियान चलाए। पहला, सैन्य अभियान, जिसमें विद्रोही सैनिकों को पकड़ पकड़ कर मुकदमे चलाए गए, फांसी पर चढ़ा गया और अनेकों को काला पानी भेजा गया। और दूसरा, भारतीयों के पढ़े लिखे वर्ग को मुगलों द्वारा हिंदुओं पर किए गए अत्याचारों को याद करवाया गया। विद्रोह को पंजाब जैसे बड़े प्रांत में न बढ़ने देने के लिए सिखों को सिख गुरुओं के ऊपर किए गए अत्याचारों की याद दिलाई गई और भारतीयों को यह समझाया गया कि अगर अंग्रेज सत्ता जाती है तो भारत में मुगल काल का वही काला अध्याय पुनः स्थापित हो जाएगा। भारत के लोगों को यह बात समझ में भी आने लगी। विद्रोह को पूरी तरह से दबाने में ईस्ट इंडिया कंपनी कामयाब तो हो गई, परंतु इन परिस्थितियों में ब्रिटिश सरकार ने बड़ा निर्णय लिया। ब्रिटिश पार्लियामेंट में 2 अगस्त 1858 को लॉर्ड स्टेनले ने भारतीय अधिनियम पास करके भारत की सत्ता को ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटेन की महारानी को दे दिया गया, यानी ब्रिटिश सरकार ही अब भारत की शासक बन गई। ब्रिटिश सरकार के पास शासन ऐसी परिस्थिति में आया जब भारत की जनता या रजवाड़े बहुत अशांत थे। अंग्रेज सरकार के प्रति बेहद विरोध बढ़ चुका था। अंग्रेजों पर हमले हो रहे थे। ऐसी परिस्थिति को शांत करने के लिए ब्रिटिश महारानी ने कुछ विशेष घोषणाएं की, जिनका उद्देश्य था भारतीयों के बढ़ रहे गुस्से को शांत करना। घोषणा में कहा गया, अब भारतीयों से जाति, धर्म व रंग और प्रजाति के आधार पर कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा। सबकी उन्नति और गरिमा का ख्याल पूरी तरह रखा जाएगा और अंग्रेजी राज्य का क्षेत्रीय राजाओं पर विस्तार करने की नीति को छोड़ दिया जाएगा। महारानी विक्टोरिया भारतीयों से वैसा ही व्यवहार करेगी जैसा माता अपने बच्चों से करती है। ऐसी घोषणाएं भारत के पढ़े लिखे वर्ग को अपनी ओर बनाए रखने के लिए की गई। इसका असर भी हुआ और लोग कहने लगे कि चलो, अब तो महारानी ने कह दिया कि भारतीयों के साथ कुछ गलत नहीं करेंगे, अब कंपनी सरकार नहीं रही, अब तो महारानी की सरकार को सहृदयता से स्वीकार कर लेना चाहिए। और अंग्रेजों के विरुद्ध पैदा हुआ रोष आहिस्ता आहिस्ता शांत होने लगा। ऐसी परिस्थिति में भारतीयों के पास 2 ही मार्ग थे, या तो विद्रोह करे और सफल हो। 1857 के घटनाक्रम में तो मुगल शासक बहादुर शाह भारत के शहंशाह बने, यानी पुनः मुगल सत्ता स्थापित हो, या फिर अंग्रेजी सरकार ही बनी रहे और रानी ही हमारी सम्राज्ञी। पर कोई ये सोचने वाला नहीं था कि दोनों ही शासक बाहर के हैं, एक अरब से आए हैं और एक यूरोप से। सब अपना अपना हित इन्हीं दोनों में ही खोज रहे थे। पढ़ा लिखा वर्ग सोचने लगा था कि अंग्रेज शासक पढ़े लिखे हैं, मुगल शासकों से अच्छे हैं। पर सबसे हैरान कर देने वाली बात यह थी कि जिस पर पाठकों का बहुत ही गहराई से विचार करना चाहिए। कोई भी यह सोच ही नहीं रहा था कि भारत की सत्ता पर अब हम भारतीयों का अपना अधिकार होना चाहिए। हम भारतीयों के ऊपर कोई और शासक क्यों करें? हमारे देश के ऊपर हमारी ही सत्ता होनी चाहिए। इतिहास का पन्ना पन्ना, अक्षर अक्षर इस बात की साक्षी देगा कि स्वराज्य और स्वदेश का प्रथम विचार, इस बात को प्रथम बार बोलने का और लिखने का साहस, सोच और समझ अगर किसी महान व्यक्तित्व में थी तो उनका नाम है महर्षि दयानंद सरस्वती। महर्षि दयानंद सरस्वती ने देश की परिस्थितियों को बहुत बारीकी से घूम घूम कर अध्ययन किया था।
वे 1857 के युद्ध से पूर्व और बाद की परिस्थितियों को बहुत अच्छी तरह पहचान चुके थे और महारानी को सत्ता हस्तांतरण और घोषणा पत्र से बनने वाली परिस्थितियों से आने वाले समय का उन्होंने पूर्वानुमान लगा लिया था। ऐसी परिस्थितियों में भारतीयों का अंग्रेजी सत्ता की ओर हुए झुकाव को देखते हुए तुरंत ऐतिहासिक शब्दों में घोषणा की। जब अंग्रेज महारानी कह रही थी हम धर्म, जाति, लिंग आदि के भेदभाव के बिना भारतवासियों का पालन पोषण माता के समान करेंगी, तभी दयानंद ने इतिहास बदल देने के वाक्य का प्रयोग किया, जो आने वाली बड़ी परिवर्तन क्रांति का सूत्र वाक्य बन गया। कोई कितना ही करे, परंतु जो स्वदेशीय राज्य होता है वह सर्वोपरि उत्तम होता है। अथवा मतांतर के आग्रह रहित अपने और पराये का पक्षपात शून्य प्रजा पर पिता माता के समान कृपा, न्याय और दया के साथ विदेशियों का राज्य भी पूर्ण सुखदायक नहीं है। सत्यार्थ प्रकाश के 8वें समुल्लास में लिखे इसी वाक्य ने अंग्रेजी सत्ता के पक्ष में बह रहे तेज बहाव को बांध बनकर रोकने का कार्य किया और धारा का मुख मोड़कर रख दिया। स्मरण रहे कि उस समय का सबसे शक्तिशाली विचारोत्तेजक ग्रंथ था तो वह केवल सत्यार्थ प्रकाश ही था। क्रमशः